नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये वीडियो बनने वाला है। जैसा कि सर्वविदित है, जिसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, भारतीय की शिक्षा व्यवस्था पर मैकाले का प्रभाव दिखाई देता था, देता है, लेकिन देता नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। पहली बात तो ये वीडियो है आदिवासी समाज के ऊपर। आदिवासी, जिसको हम लोग अपनी परंपरा में वनवासी कहते थे, उसको आदिवासी नॉमेनक्लेचर जानबूझकर दिया गया, जिससे भारतीय समाज में विघटन हो, भारतीय समाज खंडित हो, डिवाइड एंड रूल की जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, उसके माध्यम से वो शासन कर सकें। कुल मिलाकर विभाजन ही इसका उद्देश्य था। वास्तव में देखा जाए तो हमारे वनवासी भाई बहन ऋषियों की संतान हैं। जितनी भी जनजातियाँ हैं, सभी ऋषियों की संतान हैं। भारतीय वैदिक चिंतन और विज्ञान के अनुसंधान आपस में मेल खाते हैं, और अगर हम इन दोनों को आधार बनाकर विचार करें तो निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुंच जाएंगे कि भारत में निवास करने वाली समस्त जनजातियां ऋषियों की संतान हैं। अब यह है कि इस आलेख को मैं बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ना चाहूँगा और आप भी पढ़ें। तो सत्य के अन्वेषण के लिए आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो और हम किसी एक दिशा या धारणा से मुक्त होकर विचार करें। यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक आयाम पर लागू होता है। आज हमें भले वनों में निवासरत सभी जनजातीय बंधु और नगरों में विलासिता का जीवन जीने वाले समाज पृथक लग सकते हैं, किंतु यदि अतीत की विकास यात्रा का ध्यान करें तो ये जानकर हमें आश्चर्य होगा कि दोनों जीवन एक रूप हैं और सभी ऋषियों की संतान हैं। ऐसा नहीं है कि नगरों में जीवन का अंकुरण अलग हुआ और वनों में अलग। नगर या ग्राम तो जीवन यात्रा का विकसित स्वरूप है, जो समय के साथ विकसित हुए। जीवन का अंकुरण तो वनों में ही हुआ और वही मनुष्य जीवन विकास प्रक्रिया आरंभ हुई। आज हम समाज को नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी 3 शब्दों से परिभाषित करते हैं, पर वैदिक अवधारणा ऐसी नहीं है। वैदिक साहित्य में जनजातीय ही सबसे प्रारंभिक शब्द है। वनवासी, ग्रामवासी और नगरवासी शब्द तो बाद में आए हैं। बिल्कुल सही। ऋग्वेद में समस्त मानव जाति के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द 127 बार आया है। जनपद, महाजनपद, जनसंख्या, शासक के लिए राजन शब्द का उपयोग हुआ है। आज की जनतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधि जैसे शब्द भी जन से ही बने हैं, जो समस्त मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। जब हम जनसंख्या, जनभावना या जनप्रतिनिधि जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तब इसका आशय किसी क्षेत्र, वर्ग या धर्म के अनुयायियों अथवा किसी संस्कृति विशेष के मनुष्यों के लिए नहीं होता। यह समस्त मनुष्यों के प्रति संकेत करता है। भारतीय चिंतन में स्पष्ट है कि समस्त मानव जाति ऋषियों की संतान है। उसमें यह वर्गीकरण है ही नहीं कि कुछ लोग ऋषि संतान हैं और कुछ नहीं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लेकर पुराणों की व्याख्या तक में इस तथ्य को बारंबार दोहराया गया है कि सभी मनुष्य सप्त ऋषियों की संतान हैं। जनजातियों में भी गोत्र और उपनाम परंपरा है, जो पूरी तरह ऋषियों के नाम से मेल खाती है। भारतीय ऋषि परंपरा का आरंभ। भारतीय अवधारणा के अनुसार सृष्टि विकास क्रम में सबसे पहले स्वर उत्पन्न हुआ। सृष्टि विकास क्रम में सबसे पहले स्वर उत्पन्न हुआ। स्वर से 5 तत्व उत्पन्न हुए। इनसे अग्नि, जल, धरती, आकाश और पवन बने। समय के साथ करोड़ों वर्षों में धरती पर वन और पर्वत उत्पन्न हुए। विज्ञान ने भी माना कि पहले धरती, फिर वन, पर्वत अस्तित्व में आए, फिर जीवन का अंकुरण हुआ। विज्ञान के निष्कर्ष में अभी धरती पर वन, पर्वत और मनुष्य की उत्पत्ति के समय का अंतिम निर्धारण होना है। फिर भी अभी यह सर्वमान्य है कि धरती पर वन और पर्वतों की उत्पत्ति प्राणियों की उत्पत्ति से पहले हुई। कम से कम 3.5 करोड़ वर्ष पहले वन और पर्वत अस्तित्व में आए थे। इसके लगभग 1.5 करोड़ वर्ष बाद मानव जीवन अस्तित्व में आया।
इस प्रकार मनुष्य जीवन की उत्पत्ति लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले हुई। इसी बात को भारतीय मनीषियों ने कुछ इस प्रकार कहा कि करोड़ों वर्ष तक धरती के रिक्त रहने के बाद ब्रह्मा जी ने मानव जीवन के विकास का विचार किया, प्रचेताओं को उत्पन्न किया, फिर इन प्रचेताओं को मनुष्य जीवन के विकास वृद्धि का निर्देश दिया, किंतु प्रचेता तपस्या में ही लीन हो गए। उनके तपस्या में लीन हो जाने के कारण मनुष्य जीवन का विकास क्रम आगे बढ़ा ही नहीं। तब पृथ्वी के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियों 7 कन्याओं को उत्पन्न किया, मनुष्य जीवन की वृद्धि का निर्देश दिया। प्रथम मनवंतर में जो सप्तऋषि हुए उनमें कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य पुलस्त्य पुलह, भृगु और वशिष्ठ हैं। भारतीय समाज में इन्हीं सप्तऋषियों से गोत्र परंपरा आरंभ हुई। इन्हीं सप्तऋषियों के वंशजों से 127 गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुए। ऋषि नामों की गोत्र परंपरा। भारत में एक गोत्र परंपरा है जो सभी वर्णों में मिलती है। गोत्र का जन्म जाति या क्षेत्र से कोई अंतर नहीं आता। कुल 127 गोत्र प्रवर्तक ऋषि माने गए। इन सभी ऋषियों के नाम वेद रचना में मिलते हैं। आइए कुछ प्रमुख गोत्र देखें। एक ऋषि भृगु हुए। भृगुवंशी ब्राह्मणों में एक शाखा भगौरिया होती है जो भृगु आचार्य का अपभ्रंश है। जनजातियों में भी भगौरिया होते हैं। ब्राह्मणों में गौड़ वर्ग होता है, जनजातियों में भी गौड़ होता है, लेकिन योजनापूर्वक ड़ के स्थान पर ड किया गया, ऊपर बिंदी लगाकर गोंड कर दिया गया। यूं भी अंग्रेजी के में गौड़ नहीं लिखा जा सकता, या उसे या तो डी से लिखते हैं या आर से। इसलिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं गौर भी मिलते हैं और गौंड भी। एक ऋषि भिल्ल हुए। ये सूर्य के उपासक थे, इसलिए सूर्य का एक नाम भिल्ल स्वामिन है। भील शब्द इसी से बना है। मध्य प्रदेश में एक प्राचीन नगर भेलसा रहा है। यह वैदिक कालीन नगर है। आजकल इसका नाम विदिशा है। यहाँ दूर दूर तक भील जनजाति समाज नहीं है। यहाँ कभी सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर रहा। उस मंदिर के कारण इसका नाम भिल्ल स्वामिन था, जो समय के साथ पहले भिलसा हुआ और बाद में भेलसा। इसी प्रकार मुदगल, बुधायन, वकुल आदि ऋषियों के नामों से अपभ्रंश भी जनजातीय समाज के उपवर्ग में मिलते हैं। सभी ऋषिगण वन में रहते थे और उनका पूरा जीवन प्रकृतिस्थ होता था। इसी तरह जनजातियों का जीवन भी ऋषि शैली के अनुरूप एकदम प्रकृति के अनुकूल ही है। भारत में सृष्टि के आरंभ का स्थल ब्रह्मवृत्त माना जाता है। यह भूमि और वन क्षेत्र नर्मदा नदी, अरावली पर्वत और विंध्याचल के मध्य रहा है। तब हिमालय नहीं था। इससे लगा हुआ भूभाग आर्यावर्त था। एक निश्चित आदर्श को लेकर जीवन जीने वाले नागरिक आर्य कहलाते थे। जीवन के ये आदर्श सिद्धांत ऋषियों ने विकसित किए थे। जनजातीय जीवन भी आर्य परंपरा के आदर्श के अनुरूप होता है, किंतु भारतीय समाज को बांटने के लिए आर्यों को हमलावर प्रचारित कर दिया गया, जबकि ऋग्वेद में संकल्प है कि विश्व को आर्य बनाना है। वेद यदि विश्व को आर्य बनाने की बात करते हैं तो पूरे संसार में आदर्श जीवन स्थापित करने का संकल्प है, न कि किसी क्षेत्र, धर्म, पंथ या जाति के उत्थान की बात। इसकी पुष्टि भारतीय आश्रम व्यवस्था से भी होती है। यदि 100 वर्ष की औसत आयु है तो व्यक्ति को लगभग 70 वर्ष वन में ही जीवन जीना होता था। 5 वर्ष की आयु पढ़ने जाना, 25 वर्ष की आयु में लौटना, गृहस्थाश्रम के बाद फिर वानप्रस्थ और संन्यास वन में। तब कैसे वन में निवासरत जनजातीय समाज अलग हो सकते हैं? हम इनमें नहीं है। मनुष्य का पूर्वज बंदर था। हमारी अवधारणा है कि सप्तऋषि मनुष्य के पूर्वज हैं। सप्तऋषि वन में ही जन्मे और वन में ही रहते थे। जनजातीय समाज वन में जन्मा। वे प्रकृति के अनुरूप जीवन जीते हैं। यह शैली ऋषियों की है, इसलिए संपूर्ण जनजातीय समाज के पूर्वज ऋषि ही हैं। यूं भी वनों में विकसित होकर ही मनुष्यों ने ग्रामों का विकास किया और ग्रामों को विकसित कर नगर बसाए। आज किसी भी नगरवासी से पूछ लीजिए, उसका मूल किसी न किसी ग्राम से मिलता है। 400 वर्ष पहले तक भारतीय ग्रामों में रहने वाले प्रत्येक ग्रामवासी को पता था कि उसका संबंध किसी वन से और किस ऋषि से है। कुल मिलाकर भारत में रहने वाले प्रत्येक जन के पूर्वज ऋषि ही हैं, भले वह नगर में रहता है, ग्राम में अथवा वन में। इस नाते भारत के प्रत्येक जनजाति के पूर्वज भी ऋषि रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा आलेख था और इस आलेख के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ जो मुझे नहीं थी वो मुझे प्राप्त हुई। और एक मैं तो इतिहास में हमेशा इस बात को पढ़ाता रहा कि जो आदिवासी जिनको कहते हैं वनवासी समाज ही हमारे पूर्वज हैं। और इस तरह के एग्जाम्पल जो इस पैराग्राफ में जो दिए गए थे मैं हमेशा क्लास में अपने बच्चों को देता हूँ कि वास्तविकता क्या है और किस तरह गांव से शहर, कस्बा और कस्बा से शहर बन जाते हैं। तो इस विकास यात्रा को अगर हम समझें तो निश्चित रूप से हम ये जोड़ सकते हैं आसानी से, कॉमन सेंस भी अगर हो तो, कि
कि हमारे जो वनवासी समाज हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, बल्कि वो कोई और नहीं, हमारे ही अपने भाई बंधु हैं, पूर्वज के रूप में हैं, जिनकी रहने की शैली पुरानी रह गई और वो समय के साथ पिछड़ते गए। और समय क्या कह लीजिए उसको, विकास यात्रा में डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं हमने उनके क्षेत्र को ही कम किया है। उनके लिए जो रिहैबिलिटेशन की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं हुई और वो समाज पिछड़ा गया। और अंग्रेज़ों की खूबसूरती देख लीजिए कि उस इसी डिफरेंस को उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से कह लीजिए, अपने कुटिल नीति से कह लीजिए और अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को कह लीजिए, उसके माध्यम से भारतीय समाज को विघटित किया, भारतीय समाज को अलग थलग किया ताकि वो इस देश पर राज कर सके। थैंक यू।